हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम कल और आज हमने जो ऑनलाइन कक्षाएं करी हैं वो साइंस वर्ग के लिए करी हैं, और आज मैं पहली बार कला वर्ग के लिए एक कक्षा लेकर आया हूँ, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की। पॉलिटिकल साइंस में जो दूसरी किताब है उसका पहला चैप्टर जो आपके पास है वो भारत और उसके बाद आज़ादी के बाद जो भारत बना उससे संबंधित। तो पहला पार्ट आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हमारे सामने बहुत सारी आके खड़ी हुई। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो 14 अगस्त की मध्य रात्रि को मतलब कि 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे, उनके द्वारा एक भाषण दिया गया जिसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा गया। इसमें इस भाषण के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें किस तरह से भारत को आज़ादी मिली या फिर भारत के आगे की रूपरेखा, सब आज़ादी के बाद की रूपरेखा क्या होगी, इसके बारे में पंडित नेहरू के कुछ विचार थे जिनको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से नाम जाना जाता है। अब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो आपको पता है कि 200 साल की गुलामी थी। 200 साल की गुलामी के बाद जब भारत की आज़ादी का सिलसिला शुरू हुआ तो 1946 से शुरू हो गया था। उस समय कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन के आने पर संविधान सभा हुई या फिर बहुत सारे नियम कानून उस समय तय किए गए किस तरह से भारत एक राष्ट्र के नाम पे जाना जाएगा आगे। तो भारत के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी आज़ादी के पश्चात। उस समय ब्रिटिश उपनिवेशवाद बहुत सारे देशों में, मतलब कि विश्व के कई देशों में ब्रिटिश उपनिवेशवाद अपने चरम पर था, मतलब कि अपने अंत पर था। तो बहुत सारे देश उस समय नव स्वाधीनता प्राप्त कर रहे थे। तो सभी के सामने एक चुनौती थी और भारत के सामने भी एक चुनौती थी। तो 3 मुख्य चुनौतियां कही जाती हैं कि भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी आज़ादी के बाद। पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। आप जानते हैं कि भारत एक महादेश है, बहुत बड़ा देश है, जहाँ पर विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न बोली, विभिन्न तरीके के लोग इसमें यहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग सभ्यताओं के। तो उन सबको एक धागे में पिरोना, यहाँ तो हम परिवार को भी इकट्ठा नहीं रख सकते। तो पूरे देश में इतने सारे विभिन्न संस्कृतियों के लोग, इतने सारे विभिन्न भाषाओं के लोग, इन सबको एक साथ रखना एक बहुत बड़ी चुनौती। तो पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती, मतलब अखंडता की चुनौती, राष्ट्रीय अखंडता की चुनौती। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र कायम करने की। आप जानते हैं कि भारत को आज़ादी जो है वो 200 साल मिली नहीं। तो 200 साल के इस लंबे प्रयास पर जितने भी भारत के प्रमुख नेता लोग थे जिन्होंने आज़ादी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन सभी के पक्ष में एक बात ये थी कि भारत में जो भी शासन होगा, जिस तरह भी शासन चलेगा, वो सब लोकतंत्र के बुनियाद पर चलेगा। और लोकतंत्र का मतलब आपने 11 में खूब अच्छी तरह से पढ़ा है, हमने मौलिक अधिकार बनाए हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जनता का, जनता से, जनता द्वारा शासन। तो लोकतंत्र को स्थापित करना दूसरी बहुत बड़ी चुनौती थी। इन सारी चुनौतियों के बारे में विस्तार से मैं आपको आगे की तरफ बताऊंगा। फिलहाल मैं तीनों चुनौतियों को आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ कि पहली चुनौती थी राष्ट्रीय अखंडता की चुनौती, दूसरी थी लोकतंत्र निर्माण की चुनौती, और तीसरी थी समान रूप से विकास की चुनौती। भारत एक गरीब देश था। स्वतंत्रता के पश्चात आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। भारत की करीब 80% जनता जो थी निरक्षर थी, पढ़ी नहीं थी किसी भी कारण से, गरीबी बहुत थी, उद्योग धंधे नहीं थे, उन्नत किस्म की औद्योगिक चीज़ें नहीं थी। तो तीसरी थी समान रूप से होने वाले विकास की चुनौती कि आखिरी में जो आपका व्यक्ति खड़ा है, जो लास्ट लाइन पे जो लास्ट आदमी खड़ा है, उस तक विकास किस तरह पहुँचे, ये 3 चुनौतियाँ सबसे बड़ी। अब पहली चुनौती के बारे में हम पूरी तरह से डिस्कस करते हैं कि पहली चुनौती क्या है। पहली चुनौती मैंने आपको बताई थी राष्ट्रीय अखंडता की चुनौती।
आप आज के दिन पे आप सभी जानते हैं कि आपके दो पड़ोसी देश हैं, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। आप इन दोनों के नक्शों को देखेंगे तो एक भारत के पूर्वी हिस्से पर है और एक आपके पश्चिमी हिस्से पर है। पूर्वी हिस्से पर बांग्लादेश है और पश्चिमी हिस्से पर आपका पाकिस्तान। क्या आप जानते हैं कि सन 1947 15 अगस्त सन 1947 से पहले ये दोनों देश अखंड भारत का हिस्सा थे। जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश है वो आपका पश्चिम बंगाल का हिस्सा था, और जिसमें पाकिस्तान है, जहाँ पर पाकिस्तान है वो पंजाब का हिस्सा था। तो सन 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ तो वहीं से जब आज़ादी की मांग शुरू हुई तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का हमेशा समर्थन किया। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत है क्या, इसको मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। मुस्लिम लीग का कहना ये था, ध्यान समझिएगा, मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का कहना ये था कि भारत दो कौमों का देश है। दो कौम मतलब एक कौम हिंदू, एक कौम मुस्लिम। भारत जो है दो कौम का देश है, और जब भारत आज़ाद हो तो ये दो कौम को अलग अलग देश मिलना चाहिए। इसका मतलब कि हिंदुओं के लिए एक अलग देश और मुस्लिमों के लिए एक अलग देश। लेकिन सारे के सारे मुसलमान इस बात के पक्षधर नहीं थे। इन्हीं में एक नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान का, जिसको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के बहुत खिलाफ थे खान अब्दुल गफ्फार खान। आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन ऐसे नेता थे जो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम था, सीमांत गांधी के नाम से जिनको था। मुस्लिम लीग इसका प्रबल समर्थक था द्विराष्ट्र सिद्धांत का, और खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर कांग्रेस इसकी समर्थक नहीं थी। लेकिन अंग्रेज़ तो बीज बो चुके थे हिंदुस्तान पाकिस्तान का। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और एक रेखा खींच दी गई बंगाल में, आधे बंगाल में और आधे जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज़्यादा थे। आपको एक बात बहुत आश्चर्य वाली लगेगी कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग करी, सबसे ज़्यादा आवाज़ उठी थी उत्तर प्रदेश बिहार से पाकिस्तान की मांग उठी थी, लेकिन बंटवारा हुआ पंजाब और बंगाल का। तो रातों रात एक रेखा खींच दी गई पंजाब में और बंगाल में कि ये क्षेत्र अब जो हैं ये पाकिस्तान के नाम से जाने गए। इन क्षेत्रों में भी बहुत सारी हिंदू जनसंख्या या सिख जनसंख्या रहती थी। तो उनके सामने एक सवाल खड़ा उठ गया कि जब पाकिस्तान एक मुस्लिम देश बन गया और भारत एक हिंदू देश बन गया, तो यहाँ पर जो गैर मुस्लिम या फिर गैर जो हिंदू जनसंख्या है उसका क्या होगा। तो लोगों के मन में भय हो गया। लोग अपने घरों को छोड़ छोड़कर पाकिस्तान से जो हिंदू थे वो भारत की तरफ आने शुरू हुए, और भारत से जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान की तरफ जाने शुरू हुए। तो बहुत बड़ी संख्या में पलायन होना शुरू हुआ हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी का। इसी बीच कुछ दंगे फसाद होने शुरू हुए। तो दंगे फसाद जब होने शुरू हुए तो वहाँ से जितनी भी ट्रेनें यहाँ पर आती थी उन सब में केवल लाशें आती थी, या फिर जितनी भी ट्रेनें यहाँ से वहाँ जाती थी उन सब में लाशें जाती थी। ये माना गया करीब उस पलायन में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इतनी बड़ी जनसंख्या जब आर पार कर रही थी तो ये भारत के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ी हुई। विभाजन एक बहुत बड़ी चुनौती। इसके बाद यही चुनौती नहीं थी, भारत जो था वो कुछ हिस्सों में बटा था उस समय। एक जिसको ब्रिटिश प्रांत कहते हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था, और एक जिसको देसी रियासतें कहते हैं जहाँ पर राजाओं का कब्जा था। तो भारत में छोटी बड़ी कुल मिलाकर 565 देसी रियासतें थी। जैसे आपने लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, ये एक रियासत थी। ग्वालियर के महाराज एक रियासत थी, या फिर और भी बहुत सारे। पूरे हिंदुस्तान में करीब 565 देसी रियासतें थी। और इन सब देसी रियासतों को इकट्ठा करना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये कह चुकी थी कि जो भी राजा भारत के साथ रहना चाहता है वो भारत में रहेगा, जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है वो पाकिस्तान जा सकता है, या फिर जो अपना अलग देश बनाना चाहता है वो अलग देश बनाएगा।
तो उनको स्वायत्ता प्रदान करने की छूट ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई। उस समय भारत के गृह मंत्री थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनकी कोशिशों के कारण करीब 562 या फिर 561 देशी रियासतें जो हैं उनको या तो बल पे या फिर मना कर उनको भारत में सम्मिलित कर दिया गया। उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। जिस दस्तावेज में देशी रियासतों ने हस्तक्षेप किए कि वो भारत में विलय होना चाहते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। तो 561 रियासतें तो बहुत आसानी से या फिर वल्लभ भाई पटेल की दिमाग द्वारा ये भारत में सम्मिलित होगी, इनका भारत में विलय हो गया। 4 रियासतें ऐसी थी जिनका भारत में सम्मिलित होना थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा। इनमें सबसे पहली रियासत थी, आप नाम याद करिएगा, हैदराबाद का जो निज़ाम था वो भारत में सम्मिलित नहीं हो रहा था। जूनागढ़ एक दूसरी रियासत थी, तीसरी थी मणिपुर की रियासत और चौथी थी जम्मू कश्मीर। ये 4 देशी रियासतें ऐसी थी जिनका भारत में विलय थोड़ा सा मुश्किल साबित हुआ। हम यहाँ पर सबसे पहले हैदराबाद की बात करते हैं कि हैदराबाद की रियासत में क्या था। हैदराबाद के निज़ाम जो थे वो ना तो पाकिस्तान ना ही भारत में सम्मिलित होना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अलग देश बनाएं, उनका अलग एक संविधान हो, वो अलग रहे। लेकिन क्योंकि हैदराबाद भारत के बिल्कुल बीचों बीच में था, इसलिए हैदराबाद को भारत में सम्मिलित किया जाना जरूरी था। और वहाँ की जनता भी यही चाहती थी कि वो भारत के साथ विलय हो जाए। लेकिन निज़ाम नहीं चाहता था, तो निज़ाम ने उनकी एक सेना थी जिनको रज़ाकार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रज़ाकार एक ऐसे सैनिक थे हैदराबाद निज़ाम के जो कि बहुत क्रूर थे। तो जितने भी लोग आंदोलन कर रहे थे हैदराबाद को भारत में सम्मिलित होने के लिए, उनको दबाया जा रहा था रज़ाकारों के बारे। रज़ाकार अपने क्रूरता के लिए जाने जाते थे, महिलाओं पर क्रूरता के लिए जाने जाते थे, बच्चों पर क्रूरता के लिए जाने जाते थे। तो उन्होंने बहुत क्रूरता दिखाई और जो गैर मुस्लिम लोग थे हैदराबाद के, उन पर अत्याचार किया। जब वहाँ पर आंदोलन ज़्यादा शुरू हुआ तो भारत ने सेना भेजी और सेना के बल पर जब भारत ने आक्रमण किया हैदराबाद पर, तो वहाँ के निज़ाम ने आत्मसमर्पण किया और तब जाके वो रियासत हैदराबाद जो है भारत में उसका विलय हुआ। दूसरा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी राजा, हिंदू राजा वहाँ पर थे, वो भारत में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अलग संविधान, अलग देश की बात करी, तो वो बात अंग्रेज़ों ने मानी। लेकिन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ आपका जम्मू कश्मीर है, तो पाकिस्तान ने सन 1948 में वहाँ पर कबाली जो सेना थी उनको भेजा और जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया पाकिस्तान ने। जब आक्रमण हुआ तो जो जम्मू कश्मीर के राजा थे उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था कि भारत कभी भी जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के कार्य में अड़ंगा नहीं डालेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा चाहते थे कि भारत सरकार पाकिस्तानी सेना से उनकी मदद करे। तो भारत ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर जो आप युद्ध के बाद भारत में सम्मिलित होते हैं तो हम आपकी मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा मान गए, भारत ने सेना भेजी और कबालियों को खदेड़ा। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर का चले गया। आज भी जो आप भारत का नक्शा देखते हो, भारत का नक्शा वैसा नहीं है जम्मू कश्मीर में। काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान के पास है जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर हमारे हिस्से में आया। इस तरह से मणिपुर भी थी। मणिपुर जो रियासत थी वो स्वायत्ता चाहती थी। वहाँ पर राजा बोध सिंह थे, वो स्वायत्ता चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अलग देश का निर्माण करें, उनका अलग संविधान हो। तो भारत ने उसको भी बल द्वारा, क्योंकि पूर्वोत्तर में चीन, मणिपुर ये सब जो है वो सटे हुए हैं, तो चीन भारत पे हमला ना करे, इसलिए पूर्वोत्तर को भारत में विलय कराना जरूरी था। तो इसका मणिपुर का विलय और जूनागढ़ का विलय तब भारत में।
तो आप आज के लिए इतना रखिए, कल आपको फिर से इसके आगे की कहानी मैं बताऊंगा। जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।